तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी स्ट्रिंग बफर के बारे में और बिल्डर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कि म्यूटेबल स्ट्रिंग किस तरह से बनाया जाता है ना। और डे 51 तक की पूरी प्लेलिस्ट भी हमने रेडी कर दी थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग स्ट्रिंग को कंप्लीट करेंगे, जिसमें दो छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। पहला, हाउ टू टेक स्ट्रिंग टाइप यूजर इनपुट। जब भी हमें स्ट्रिंग टाइप का यूजर इनपुट लेना होता है तो वो हम कैसे लें, ठीक है। हमने आपको बस ऐसे ही यूज के लिए बताया था कि नेक्स्ट मेथड से आप स्ट्रिंग ले सकते हो, है ना। किसी दिन हमने बस ऐसे नोट में बता दिया था, लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे कि हाउ टू टेक स्ट्रिंग टाइप यूजर इनपुट इन जावा। सो देखो, स्ट्रिंग टाइप का अगर आपको यूजर इनपुट लेना है तो दो तरीका होता है। एक ये है कि आपको वर्ड लेना है, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको पूरा का पूरा सेंटेंस यूजर से लेना है, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड लेना है यूजर से तो आप यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड। यू कैन यूज नेक्स्ट मेथड, स्कैनर क्लास का मेथड है, उससे आप पूरा का पूरा वर्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंस लेना है देन आप यूज करेंगे नेक्स्ट इंट मेथड, सॉरी नेक्स्ट इंट बोला हूं, नेक्स्ट लाइन मेथड, ठीक है। ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड जब आप यूज करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लाइन जब आप यूज करते हो तो इसमें एक जगह पे एक दिक्कत बड़ा आती है। काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो समझ लें आप। देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया सिस आउट, यहाँ मैंने किया एंटर योर रोल, ठीक है। तो एक बंदा रोल नंबर कैसे एंटर करेगा, उसके लिए हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी पहले तो, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, एंड इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट इंट मेथड की। तो हम ऐसा कर लिया करते हैं कि इंट रोल इज इक्वल टू स्कैनर, ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने कर लिया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। और जब हमने प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, तो हमें कंसोल में एक देखिए कर्सर आया, ब्लिंक कर रहा है, जिससे हम कोई नंबर लेते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं तो वो जो नंबर है वो हमारे इस रोल वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान से समझनी है कि ये जो नंबर है, ठीक है, वो फाइनली कहाँ तक पहुंचा, इस वेरिएबल में ना, फाइनली यहाँ पे आके बैठ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमने लिया, इसकी जो जर्नी खत्म हुई वो इस रोल वेरिएबल में आकर के खत्म हुई। मतलब रोल वेरिएबल इसके लिए डेस्टिनेशन हो गया। कोई भी हम इनपुट लेते हैं तो उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, वेरिएबल, कह सकते हैं ऐसा हम लोग, बताइए। यस सर। एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए रोल नाम का, तो कोई भी यूजर इनपुट लेंगे तो वो नंबर जाके यहीं पे बैठ जाता है, ठीक है। बशर्ते हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये सोचिए कि ये नंबर आया कहाँ से, इसका इसका डेस्टिनेशन अगर वेरिएबल है, डेस्टिनेशन, तो इसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से नंबर आया होगा, लगाइए दिमाग, बताइए। नंबर आ रहा है जो आपके एंटर किया कीबोर्ड से, कीबोर्ड। हाँ, कीबोर्ड से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये इसका सोर्स है, यहीं से जो भी इनपुट वगैरह दिया जाता है, ठीक है।
तो ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड हम जानते हैं कि भाई साहब कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है कि हार्डवेयर से, ठीक है, हार्डवेयर से डेटा कहीं ना कहीं रैम में, मतलब हार्डवेयर से डेटा किसी न किसी के थ्रू रैम में आया होगा, ठीक है। जावा में उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं फाइल इनपुट आउटपुट। क्या बोलते हैं? फाइल इनपुट आउटपुट। कल को हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर मान लो मेरे पास एक यहाँ पे सपोज दैट एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, टेस्ट नाम की। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर बहुत सारे नंबर हैं। हम इस नंबर को यहाँ से उठा करके कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फाइल इनपुट आउटपुट। और फाइल इनपुट आउटपुट से ही रिलेटेड यहाँ पे देखिए एक एक यहाँ पे चीज है डॉट इन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम इज ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू सप्लाई इनपुट डेटा, है ना। तो इनपुट स्ट्रीम एक ये डॉट इन क्या है? एक इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है। लिखा है ना, देखो द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम इज ऑलरेडी ओपन, ये स्ट्रीम ऑलरेडी ओपन है एंड रेडी टू सप्लाई इनपुट डेटा। Typically, this stream corresponds to keyboard input or another input source specified by the host environment or user. मतलब कीबोर्ड वगैरह से जो इनपुट आप देते हैं वो इसी स्ट्रीम के थ्रू आ करके आपके रोल नंबर में स्टोर होता है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो फिर आप इसके अंदर देखो पढ़ सकते हो। ये सिस्टम नाम की क्लास है, उसके अंदर देखो ये इन नाम का एक स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट बनाया गया है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग से फाइल आयो पढ़ेंगे, तो फाइल आयो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात तो आपको मैं ज़रूर समझाऊंगा कि जो कीबोर्ड से डेटा आप लेते हो वो आपके पास किसके थ्रू से आता है? स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, स्ट्रीम के थ्रू आता है, ठीक है। और जब स्ट्रीम के थ्रू ये आया, मैं थोड़ा सा इतना टेक्निकल नहीं बनाता हूँ, ठीक है। कीबोर्ड से डेटा आया और ये डेटा आकर के एक इनपुट बफर में स्टोर हो गया, ठीक है। इनपुट इनपुट बफर, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको दे दिया गया। कुछ इस तरह से इंटरनली होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो मान लो कीबोर्ड से आपने लिया 1 2 3 ऐसा 4, ये 1 2 3 4 यहाँ पे आया, फिर 1 2 3 4 आपके वेरिएबल में चला गया, ठीक है। तो ध्यान रहे ये जो हम ले रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है और जावा ने वो सब ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसलिए हमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या करते हैं, 1 2 3 4 लेते हैं, कीबोर्ड से लिया, जैसे ही हमने एंटर मारा वो डेटा इनपुट बफर में स्टोर हुआ, ठीक है। और इनपुट बफर से फिर हमारे वेरिएबल में आया, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और हम जैसे 1 2 3 4 एंटर मारेंगे। अच्छा, सिस आउट नहीं किया गया, चलो सिस आउट भी कर लेते हैं रोल को, ठीक है। ये देखिए तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमें मिल गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखें आप कि जब भी आप यूज करते हो नेक्स्ट एंड, ठीक है, नेक्स्ट एंड आप यूज करते हो या नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है, ये सब जो मेथड है वो करते क्या है? जैसे नेक्स्ट एंड आपने यूज किया तो ये एक नंबर को रीड करेगा। मान लीजिए कीबोर्ड से 1 2 3 4 आपने एंटर किया, तो ये 1 2 3 4 के साथ साथ स्लैश एन भी इनपुट बफर में स्टोर होता है। आपको एग्जांपल दिखाएं, देखो रन किया हमने, 1 2 3 4 लिया मैंने ना, 1 2 3 4। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 इस लाइन की वजह से आ रहा है ना, नेक्स्ट एंड की वजह से। यस सर। अब यहाँ जब जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ये प्रिंट जो हुआ है वो अगली लाइन में क्यों हुआ है? इस एलन की वजह से? नहीं भाई, इस एलन की वजह से नहीं।
देखो हटा दिया एलन, 1 2 3 4, अभी भी नीचे हो रहा है। इस एलन का मतलब ये होता है कि इस रोल के बाद न्यू लाइन नहीं मिलेगी। हम बात कर रहे हैं इस रोल के प्रिंट होने के पहले न्यू लाइन कहां से मिल गई, है ना। हमने तो भाई 1 2 3 4 लिया, हमने न्यू लाइन तो नहीं लिया। मतलब कहीं ना कहीं जब हम नेक्स्ट एंड से कोई नंबर लेते हैं 1 2 3 4, तो स्लैश एन वो खुद से लगा देता है, और जो भी हम प्रिंट करते हैं वो अगले लाइन में प्रिंट होता है। ठीक है, तो स्लैश एन हमने नहीं लगाया, उसने खुद से लगाया ना। यस सर। तो अब ये ध्यान रखना कि जब भी हम नेक्स्ट इंट वगैरह यूज करते हैं या कोई सा भी यूज करते हैं तो स्लैश एन ऑटोमेटिक लगता है। अच्छा, तो दो प्रोसेस होता है। एक तो होता है कि भाई आपका जो डेटा है वो आके इनपुट बफर में स्टोर हुआ। अब दूसरा प्रोसेस होता है इनपुट बफर से निकाल के वेरिएबल में डालने का काम। तो वेरिएबल में 1 2 3 4 डाला जाएगा या स्लैश एन भी डाला जाएगा। 1 2 3 4। हाँ, स्लैश एन तो डाला नहीं जाएगा भाई, क्योंकि स्लैश एन थोड़ी कोई इंट वैल्यू है। तो ये आया 1 2 3 4, इसमें डाल दिया गया। जब इसमें डाला गया यहाँ से, तो ये है, इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से हटा के 1 2 3 4 स्लैश एन यहाँ स्टोर हुआ और यहाँ से डिलीट कर दिया गया। तो इनपुट बफर में स्लैश एन बचा रह जाता है। ध्यान रखें, इनपुट बफर में ये स्लैश एन बचा रह जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रॉब्लम है जो कि अभी आएगी, उसका फिर सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो जब भी हम कोई नंबर को नेक्स्ट इंट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई नंबर लिए, ठीक है, स्लैश एन ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ, है ना। स्लैश एन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ। मतलब मान लो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया, तो स्लैश एन ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 1 2 3 4 को रोल नंबर में अपने वेरिएबल में होल्ड करके कंज्यूम कर लिया, बट स्लैश एन रिमेन बफर में रह गया। तो हम अगर आपसे पूछें कि ठीक है भाई 1 2 3 4 स्लैश एन था, then 1 2 3 4 has been consumed and inside the stored inside the variable, then आपके इनपुट बफर में क्या बचा, स्लैश एन। स्लैश एन बचा। ठीक है, अब स्लैश एन के बाद मान लो यहाँ पे हम एक दूसरा रोल नंबर लेते हैं, एंटर रोल 2 एंड रोल 2 एंड रोल 2 को प्रिंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट इंट मेथड बना है सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू रीड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंट वैल्यू। तो इनपुट बफर में जो स्लैश है ना, क्या वो उसको रीड करेगा, नो सर। उसको रीड नहीं करेगा। तो एक बार चला और पहला वाला रोल 1 2 3 4 कंज्यूम किया, और ये रोल ने 1 2 3 4 प्रिंट किया। चूंकि स्लैश एन नहीं लिया था, ले लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, स्लैश एन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1 2 3 4 किया, इनपुट बफर में 1 2 3 4 आया, स्लैश एन के साथ कंज्यूम किया 1 2 3 4 को, स्लैश एन रह गया। अब बोला एंटर रोल 2, रोल 2 हमने लिया 3 4 5 6, तो फिर इसके साथ स्लैश एन आया। ठीक है, और यहाँ पे 3 4 5 6 में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब प्रॉब्लम इस स्लैश एन से प्रॉब्लम कब आएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, नेक्स्ट मेथड यूज करता हूँ। नेक्स्ट मेथड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट मेथड किस लिए होता है, सिंगल वर्ड के लिए, एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, स्ट्रिंग नेम, और ये हो गया नेम। अभी देखो, नंबर लिया 1 2 3 4, कंज्यूम हो गया, स्लैश एन इनपुट बफर में रह गया। अब बोला नाम बताइए, नाम मैंने बोला राजू, एंड राजू प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये जो स्लैश एन है इनपुट बफर में जो बचा हुआ है, ठीक है, एक बार अगर आपने मान लो नेक्स्ट इंट मेथड या कोई मेथड यूज किया, स्लैश एन इनपुट बफर में आ गया, फिर ये किसी के द्वारा रीड नहीं होता है। आप नेक्स्ट इंट अगर करो तो ये ऐसा नहीं कि ये रीड होगा, आप नेक्स्ट यूज करो ये रीड नहीं होगा। हमने देखा, दिखाया नहीं आपको। इसके बाद अगर नेक्स्ट लगा रहे हैं तो इनपुट बफर से क्या स्लैश एन रीड हो रहा है क्या हमारा, नहीं हो रहा है। जो वैल्यू कीबोर्ड से ले रहा है वही रीड हो रही है। लेकिन अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया, ये ना करके हमने बोला कि भाई यहाँ पे अब क्या करना है आपको,
एंटर योर फुल नेम। फुल नेम में जाहिर सी बात है कि भाई आपको स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग लेना है। ये स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग नहीं ले सकता। देखो 1 2 3 4 एंड फुल नेम मैंने किया, मान लो माई या तो राजू ABC। अब ये सिर्फ राजू लेगा, ABC नहीं ले पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मेथड सिर्फ एक स्ट्रिंग जो आप कीबोर्ड से लोगे ना उसी को रीड कर सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ यूज कर लिया नेक्स्ट लाइन, है ना, नेक्स्ट लाइन यूज कर लिया। नेक्स्ट लाइन क्या करता है, पूरे इनपुट बफर को रीड करेगा। अब हो जाएगा यहाँ पे लोचा। क्या लोचा हो जाएगा, देखो आपने किया 1 2 3 4। अब आप बताओ 1 2 3 4 लेके जैसे एंटर मारोगे 1 2 3 4 कंज्यूम होगा, बफर में क्या रह जाएगा, /n। स्लैश एन। और चूंकि नेक्स्ट लाइन पूरे इनपुट बफर को रीड करती है, तो इससे पहले कि आप वैल्यू देंगे उसको लगेगा अरे इनपुट बफर में वैल्यू है, तो स्लैश एन ही रीड कर लेगी। ये देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ ले, मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, सुनो, देख रहे हो, यस सर, यस। नथिंग। प्रॉब्लम क्या हुई कि इसने क्या किया, एंटर योर फुल नेम ने क्या किया, नेक्स्ट लाइन ने उसी स्लैश एन को रीड मार लिया। क्योंकि नेक्स्ट लाइन एक ऐसा मेथड है जो बनाई है इनपुट बफर के पूरे डेटा को रीड करने के लिए। तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट लाइन से पहले अगर आप कोई सा भी मेथड यूज कर रहे हो, स्कैनर क्लास का हर एक मेथड का बिहेवियर ऐसा है कि वो क्या करता है, डेटा को कंज्यूम करके स्लैश एन छोड़ देता है। डेटा को कंज्यूम करके स्लैश एन छोड़ देता है। तो अगर आप नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट बाइट या किसी नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, आप इनपुट ले ही नहीं पाते। इसके बाद अगर मान लो मैं ऐसा करूं, एंटर योर नेम, name2 एंड name2 कर लेते हैं, name1 एंड name1 कर लेते हैं, देखो क्या होगा। पहले तो भाई रोल नंबर बोला कि 1 2 3 4, जैसे ही एंटर मारेंगे 1 2 3 4 कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा स्लैश एन। नेक्स्ट लाइन ने पूरे इनपुट बफर को ही कंज्यूम कर लिया, स्लैश एन ये कंज्यूम कर लेगा। अब जब नेक्स्ट आएगा तो क्या इसके लिए इनपुट बफर में कुछ बचेगा, ये तो पूरा कंज्यूम कर लिए। तो नेक्स्ट मेथड में आप नाम दे सकते हो, देखो नेक्स्ट में राजू वगैरह नाम दे सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ किसमें आती है, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि नेक्स्ट मेथड जो है वो इनपुट बफर में बचा खुचा स्लैश एन को रीड नहीं करता है। इनपुट बफर में बचे खुचे स्लैश एन को नेक्स्ट रीड नहीं करता है। नेक्स्ट तो भाई एक स्ट्रिंग अगर आप दोगे कुछ तो ही रीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट इंड बचे खुचे को रीड नहीं करता, ये सिर्फ नंबर को रीड करता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन ये सब को रीड करता है। इसीलिए अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही, देखो पहले हमने 1 2 3 4 लिया, 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया यहाँ तक, स्लैश एन बचा था इनपुट बफर में। जब मैंने बोला एंटर योर फुल नेम, तो नेक्स्ट लाइन ने तुरंत स्लैश एन को रीड मारा, और स्लैश एन को रीड मारा तो भाई स्लैश एन क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये स्लैश एन को रीड मारने की वजह से कंट्रोल आगे चला गया और एंटर योर नेम प्रिंट हो गया, है ना। तो स्लैश एन भाई न्यू लाइन वो प्रिंट तो होगी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे न्यू लाइन मतलब क्या, यहाँ पे अगर नेम को चेक करोगे ना तो एम्प्टी आएगा। इफ name1 डॉट इज एम्प्टी, जैसे साउट कर दें, बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, name1 डॉट इज एम्प्टी। तो देखा जाए तो सॉरी 1 2 3 4, ये देखिए ट्रू आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइन ने क्या रीड किया इनपुट बफर से, स्लैश एन रीड कर लिया। स्लैश एन रीड किया तो जो नेम है, जो स्ट्रिंग है वो खाली रह गई, इसलिए इस एम्प्टी मेथड ने ट्रू भी दिखाया, हाँ भाई आपकी name1 खाली रह गई। उसके बाद वो आगे बढ़ा,
फिर राजू, क्योंकि ये नेक्स्ट मेथड भाई कचरा वचरा नहीं उठाता। तो तरीका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि नेक्स्ट लाइन जब भी आप यूज करें उससे पहले एक बार नेक्स्ट लाइन और यूज कर लें। ये क्या करेगा? ये इस स्लैश एन को रीड करके डिस्कार्ड कर देगा। इट इज यूज टू डिस्कार्ड स्लैश एन। तो जब ये नेक्स्ट लाइन चलेगा तो इनपुट बफर को में जो स्लैश एन है वो इसने उसको क्लीन कर दिया ना, हाँ कंज्यूम कर लेगा वो। कंज्यूम कर लिया। अब फ्रेश आपको इनपुट बफर खाली मिलेगा जिसमें फिर आप सेंटेंस ले सकते हैं। देखिए अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रोल नंबर 1 2 3 4, देखिए एंटर योर नेम आया, राजू XYZ। देखिए राजू XYZ प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट मेथड से राजू भी आ गया। तो ये जो कहानी किस्सा हमने आपको बताया है ना, ये बेसिकली फाइल आईओ का पार्ट है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बफर है, कैसे क्या हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर करके इतना भी अगर बस ध्यान रखते हैं ना कि भाई जब भी हम नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे तो उससे पहले एक बार हमें नेक्स्ट लाइन कर देना है ना। अगर समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा उसके लिए हम जुगाड़ू तरीका बता रहे समझने के लिए कि जहां पे नेक्स्ट लाइन आ रहा है उससे पहले एक बार और नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। ये जुगाड़ कब तक काम आएगा आपके? जब तक आप फाइल आईओ ना पढ़ लो। फाइल आईओ पढ़ लोगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं भाई। नेक्स्ट इंट मेथड है, वो क्या करता है, जो नंबर आप लेते हैं उसको कंज्यूम करके स्लैश एन छोड़ देता है। तो नेक्स्ट लाइन क्या करता है, उसी स्लैश एन को रीड करके और नेम को ब्लैंक एम्प्टी छोड़ देता है। इसीलिए उस स्लैश एन को हम पहले ही कंज्यूम करा देते हैं नेक्स्ट लाइन से। इट इज यूज टू कंज्यूम लिखते हैं, ज्यादा सही वर्ड लग रहा है मुझे, कंज्यूम। कंज्यूम करा दिया हमने स्लैश एन को, एंड देन एक फ्रेश हमें इनपुट बफर मिला जहां से हम फिर राजू XYZ ले पाए, XYZ। समझ में आ गया ये कहानी सबको? अच्छा ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करोगे किसी भी नेक्स्ट स्कैनर के नेक्स्ट वाले मेथड के बाद, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट शॉर्ट किसी के बाद अगर नेक्स्ट लाइन यूज कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ नहीं करना है, एक नेक्स्ट लाइन और लगा देना है। इतना कर दोगे? सर स्लैश एन बाय डिफॉल्ट लेता है। हाँ बाय डिफॉल्ट लेता है इंटरनली, तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। किसी भी डेटा टाइप के लिए। हाँ किसी भी लेगा वो हमेशा लेता ही लेता है। इसीलिए हम नेक्स्ट लाइन से पहले हमेशा ये चला देते हैं कि प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। तो बाकी इनपुट बफर क्या होता है, कैसे हम इनपुट एक्चुअल में लेते हैं, ठीक है, फाइल वाइज से, वो तो फाइल आईओ का टॉपिक है जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम ये सब। तो एक प्रॉब्लम समझ में आई, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब हम स्ट्रिंग से यूजर इनपुट लेते हैं तो ये स्टोर कहाँ होती है? वेयर इट विल गेट स्टोर्ड। स्टोर कहाँ होगी, कांस्टेंट पूल में कि नॉन कांस्टेंट पूल में? तो आंसर इज हाँ नॉन कांस्टेंट पूल। नॉन कांस्टेंट पूल इसलिए क्योंकि जब आप डायनेमिकली स्ट्रिंग ले रहे हो, ठीक है, आप कभी राजू ले रहे हो, कभी काजू ले रहे हो, कभी कुछ ले रहे हो, लूप लगाया, बार बार आप यूजर से इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हो, तो कांस्टेंट पूल में बार बार डायनेमिक स्ट्रिंग में ऐसा होता है ना कि भाई आप मतलब बार बार स्ट्रिंग ले रहे हो। अगर एक मान लो लूप लगा हुआ है तो उस लूप के अंदर आपने मतलब अपने स्ट्रिंग वाले कोड को आपने मान लो लूप में डाल दिया और लूप को 1000 बार चला दिया, तो यूजर से 1000 बार तो इनपुट लोगे ना आप। अच्छा तो 1000 बार उसको जाके देखना पड़ेगा कि क्या ये वाली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है कि नहीं है। कांस्टेंट पूल में क्या होता था, चेकिंग होती है ना पहले। अच्छा कांस्टेंट पूल में होता क्या है कि अगर मान लो एक स्ट्रिंग आपने लिया राजू, ठीक है, राजू, तो ये जाके देखेगा पूरे कांस्टेंट पूल में, चेक करेगा राजू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता रहेगा तो क्या करेगा, जो राजू एग्जिस्ट कर रहा है उसी का रेफरेंस पकड़ा देगा, है ना।
यस सर। ये कांस्टेंट पूल हमने पढ़ा है आपको। तो अगर अगर डायनेमिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ली हुई स्ट्रिंग है, अगर कांस्टेंट पूल में स्टोर होने लगती, तो सोचो कि बार बार स्ट्रिंग पूल को में चेकिंग करना ये काफी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता, बहुत टाइम टेकन हो जाता। इसीलिए जावा ने क्या किया, जो डायनेमिकली आप स्ट्रिंग लेते हो यूजर वगैरह से, उसको नॉन कांस्टेंट पूल में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये रीजन मैं लिख देता हूं, स्ट्रिंग पूल लुकअप्स आर computationally expensive। कंप्यूटेशनली क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसीलिए आपकी जो स्ट्रिंग है वो नॉन कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये पूरा हटा लेते हैं, मैंने कोड ऐड कर दिया है, या मैंने क्या एंटर योर नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ किया स्ट्रिंग नेम या x इज इक्वल टू राजू। अब ये वाला राजू कहाँ स्टोर होगा, कांस्टेंट की नॉन कांस्टेंट? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट पूल में। स्ट्रिंग लिटरल है, डबल कोट में जो लिखते हैं लिटरल्स बोलते हैं, इसमें भी हम राजू ही लेने वाले हैं, देखिएगा। और दोनों को कंपेयर करते हैं, इफ या सिस आउट, मैं करता हूं नेम इक्वल टू एक्स। देखिए रन किया हमने और राजू लिया, देखिए फॉल्स आया। क्या मतलब है फॉल्स आने का, फिर से दिखाते हैं। देखिए भाई, ये नेम भी राजू है, ये एक्स भी राजू है। डबल इक्वल टू से स्ट्रिंग चेक होती है कि रेफरेंस? रेफरेंस। रेफरेंस। दोनों राजू होके भी दोनों का रेफरेंस अलग है, क्योंकि ये कांस्टेंट में है और ये नॉन कांस्टेंट में है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? यस तो सर। डायनेमिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड द नॉन कांस्टेंट पूल। अगर मैं इस डायनेमिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग को कांस्टेंट पूल में डालना चाहता हूं तो इंटरनल। इंटर्न मेथड, चलिए याद है आप लोग, तो इंटर्न कर देंगे। स्ट्रिंग इंटर्निंग भी बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग इंटर्निंग या स्ट्रिंग इंटर्न कर दोगे, इंटर्न मेथड यूज करोगे तो चला जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो किसी मेथड के द्वारा, तो वो भी नॉन कांस्टेंट में स्टोर होती है। व्हेन यू क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग कॉनकैट या फिर सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग का स्पेलिंग क्या है यार, सब string ना, हाँ, सबस्ट्रिंग वगैरह। when you create a string using these methods, it will it will get stored inside the non constant pool। ये पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, शायद कहीं पे कोई किसी ने तो मुझसे पूछा भी था ये। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू राजू। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग के लेता हूं, वो क्या है, आर डॉट कॉनकेट जे यू। ठीक है, आर डॉट मतलब राजू ही हुआ ना वो भी। यस सर। मैं एस इक्वल टू के करूं, देखिए फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ये कांस्टेंट पूल में बनती है, और जब भी कॉनकैट मेथड का यूज करके या सब स्ट्रिंग का यूज करके या रिप्लेस मेथड का यूज करके या किसी भी मेथड का यूज करके जो स्ट्रिंग बनाई जाती है, वो हमेशा नॉन कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है। ठीक है ना, समझ गए? तो ये याद रखिएगा, ये भी आपका जाएगा नॉन कांस्टेंट पूल में। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं इंटरव्यू में, और 4 ऑप्शन दे देंगे, अब आदमी फंस जाएगा। तो
ठीक है, ये हो गया। एंड बाकी तो हम बता ही चुके हैं, न्यू कीवर्ड वगैरह का यूज करोगे, इंटर्न वगैरह का तो हम आपको बता ही चुके हैं सारा सीन। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या बताना था? हाँ, स्केप सीक्वेंस। चलो इस पे आ जाते हैं। तो ये था भाई यूजर इनपुट। इस तरह से आप यूजर इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट लेंगे तो भी नॉन कांस्टेंट में, मेथड वगैरह से स्ट्रिंग बनेगी तो भी नॉन कांस्टेंट में। ठीक है, और ठीक है, देन अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्ट्रिंग एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? सिंपली आप बोल सकते हो कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। मैं लिख ही देता हूं कि दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि सर्टेन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट certain characters in a string या within a string लिखा within a string। ठीक है, within a string नहीं यार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने बनाई है, दिस इज या कुछ भी, मान लो हेलो, हेलो लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड हमने लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड के बीच में स्लैश एन लिख दूं तो क्या हेलो स्लैश एन वर्ल्ड आएगा? नहीं है। नहीं ना। तो यहाँ पे अगर आप रन इसको करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड आएगा। मतलब क्या हुआ कि स्लैश एन क्या है? स्लैश एन एक स्केप सीक्वेंस है जो कि स्ट्रिंग के अंदर किसी स्पेशल कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो न्यू लाइन को ये डिनोट करता है। इसी तरह कई सारे हैं। जैसे मैं कर दूं मान लो स्लैश आर, क्या होगा स्लैश आर से? टैब ले लेगा? नहीं, स्लैश टी से होता है शायद टैब। हाँ, की से होता है, सही। स्लैश टी एक टैब का स्पेस। एक टैब में कितना स्पेस? 4 स्पेस होता है ना। एक टैब में लगभग 4 स्पेस के इक्विवेलेंट आपको होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टैब का डिफरेंस लेना है तो स्लैश टी कर सकते हो, स्लैश एन कर सकते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम नहीं करते हैं अपने इक्लिप्स के कंसोल में, है ना, तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा जो सपोर्ट नहीं करते यहाँ पे। देन अगर अगर मान लो कि आपको डबल कोट लिखना है, मतलब आपको लिखना है हेलो और वर्ल्ड डबल कोट में होना चाहिए ऐसे, तो ध्यान रहे कि स्ट्रिंग के अंदर आप डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं ले सकते। डबल कोट के अंदर हम डबल कोट नहीं ले सकते। पता है क्यों एरर आ रहा है? ये सोच रहा है कि एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है और वर्ल्ड बीच में आ गया, इसलिए वहां एरर है ना। देखिए यस सर। एरर क्या, सेंटर ऑन टोकन वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग इसको सही पकड़ रहा है और ये वाले को सही पकड़ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं ऐसे। तो अगर इस डबल कोट के अंदर डबल कोट प्रिंट करना है तो बैक स्लैश देंगे तो क्या करेगा, ये समझेगा कि अरे भाई इस वाले का ये एंड नहीं है बल्कि डबल कोट प्रिंट करने की बात है। तो इस वाले डबल कोट का एंड ये भी नहीं है, एंड ये भी नहीं है, एंड ये है। तो ये दोनों एज ए स्ट्रिंग कंसीडर की जाएंगे और हेलो डबल कोट में वर्ल्ड आएगा। ठीक है, इसी तरह स्केप सीक्वेंस में सिंगल कैरेक्टर में भी दिक्कत है, सिंगल कोट में भी दिक्कत आती है। मान लो हेलो वर्ल्ड है, WORLD ना, और इसमें मान लो हमें कॉन्केटिनेट करना है
एक सिंगल कोट, हमें क्या कॉन्केटेनेट करना है, एक सिंगल कोट जोड़ना है। मान लो हमें 1 2 जोड़ना है, ऐसे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड 12 आ जाएगा। मान लो हमें प्लस जोड़ना है तो हेलो वर्ल्ड डबल कोट में प्लस लिख देंगे तो हेलो वर्ल्ड प्लस आ जाएगा, है ना। हेलो वर्ल्ड में हमें हैश या डॉलर जोड़ना है तो डबल कोट में कोई भी कैरेक्टर जोड़ सकते हैं ना, सिंगल कोट में, सिंगल Yes, कोट sir. में कोई भी कैरेक्टर जोड़ सकते हैं कि स्ट्रिंग के साथ। लेकिन मेरे को क्या जोड़ना है, मेरे को सिंगल कोट ही जोड़ना है, डबल कोट जोड़ना है ऐसे जोड़ दो। सिंगल कोट के अंदर डबल कोट रखा जा सकता है तो हेलो वर्ल्ड डबल कोट, लेकिन मेरे को सिंगल कोट जोड़ना है तो कैसे, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट रखोगे, एरर आ जाएगा। सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं रखाएगा तो उसको क्या लगेगा, ये दोनों सिंगल कोट है और ये वाला खाली बीच में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए बैक स्लैश लगाया जाता है। तो बैक स्लैश से क्या हुआ, ये वाले सिंगल कोट का ये एंड नहीं है बल्कि ये वाला है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सिंगल कोट है पहला, इसका एंड स्लैश सिंगल कोट नहीं है बल्कि कौन है, इसके बाद वाला। अगर ये स्लैश नहीं लगाते हो तो आपको कंफ्यूजिंग होगा कि ये भाई ये सिंगल कोट का एंड ये वाला, तो ये कहां से आ गया बीच में, समझ पा रहे हो। Yes, sir. तो इसीलिए बैक स्लैश लगा दिया जाता है तो हेलो सिंगल कोट प्रिंट हो गया। इसी तरह ध्यान रहे एक बात कि डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज किया जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे सिंगल कोट यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं XYZ, तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी तरह कई बार जब हमें सिस्टम की लोकेशन हम प्रिंट करते हैं अपने, जैसे लोकल, जैसे फॉर एग्जांपल डबल कोट में डाला हमने, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये लोकेशन डालनी है। जैसे मैं मान लो कुछ खोलता हूँ यहाँ पे, ये जार ओपन किया, अब ये फोल्डर का लोकेशन क्या है, तो ये है सी यूजर डेल डेस्कटॉप, इसको कॉपी करो। कॉपी करके जब आप इसको पेस्ट करोगे तो आप देखोगे अपने आप 2 स्लैश लग गया। क्या मेरे पास यहाँ पे 2 स्लैश था, सिंगल था ना। Yes, sir. देखो देखो नोटपैड में कॉपी पेस्ट किया तो सिंगल स्लैश आया, लेकिन जावा यही को कॉपी करके अगर मैं जावा के स्ट्रिंग में अगर ऐसा डालूं, ठीक है, तो डबल स्लैश लेता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी पर्टिकुलर फोल्डर डायरेक्टरी को डिनोट करते हैं तो वहां पे हमेशा आप डबल स्लैश लगाएंगे, सिंगल स्लैश नहीं लगेगा। इस तरह से ऐसे सिंगल सिंगल आप नहीं लगाएंगे, देखिए ऐसे, ये एरर बताएगा आपको, आपको डबल डबल यूज करना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो ये आपका स्केप सीक्वेंस। एक और है जो कि यूज होता है कोई इमोजी वगैरह या कोई यूनिकोड वगैरह प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं /u, अभी /u के आगे आप कुछ भी कर दीजिए, 26 2a है कि 3a है, 2a करके देखते हैं, 26 2a। हाँ ये देख रहे हो, तो पाकिस्तान का झंडा बना दिया यार। हाँ Yes, तो sir. सीधा 3a पे क्या है, 3a पे देखा जाए स्माइली है, 4a पे तो 2 6 याद रखो, फिर 2a 3a 4a इस तरह से लगा सकते हो। देखो चाइना वाइना का बन गया कुछ, तो 5 है, तो ये इस तरह से आप, ये देखो क्राउन बन गया। तो जब यूनिकोड अगर आपको प्रिंट करना है तो आप स्केप सीक्वेंस /u का यूज करेंगे। जब आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाना है, देखो प्रिंट सिंगल स्लैश ही हो रहा है, देख रहे हो लिखा डबल है, तो डायरेक्टरी फोल्डर की डायरेक्टरी के लिए डबल स्लैश,
बाकी सिंगल कोट अगर प्रिंट करना है आपको प्लस लगा करके, स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट प्रिंट करना है तो डायरेक्ट सिंगल कोट यूज कर सकते हो, बट हाँ प्लस प्लस लगा के करना है तो एक बैक स्लैश दे करके आप लगा सकते हो। इसी तरह डबल कोट के अंदर डबल कोट लिखने का तरीका क्या है, बैक स्लैश दे के, बाकी स्लैश टी से एक टैब, स्लैश एन से। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये सिंपल सी कहानी थी स्केप सीक्वेंस की। एक टास्क हमसे आप ले लीजिए, आपको स्लैश हेलो स्लैश एन वर्ल्ड प्रिंट करना है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। समझ रहे हैं, ये प्रिंट करना है। यस सर। ठीक है, तो कीजिएगा 3-5, नहीं हो तो फिर इंटरनेट भी यूज कर लीजिएगा, फिर तो हो ही जाएगा। तो एक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये वाला, तो ये वाला प्रिंट का कोड कीजिएगा। और बाकी जो हमने क्वेश्चन आपको दिया थे वो आप लोगों ने लगाया है, ये सब एक टास्क ये दिया था, फिर कहाँ चला गया एक टास्क, ये तो मतलब मैंने कर दिया था। एक ये वाला टास्क दिया था, एक ये वाला दिया था, 3 टास्क हमने आपको दिया है अभी ये। ठीक है, तो ये सब लगाइएगा। बाकी क्वेश्चन वगैरह मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, तो वो भी सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी स्ट्रिंग के कंसेप्ट इसी तरह हम लोग मतलब यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे हम लोग अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पे।